सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो ऑनलाइन एमसीक्यू जो चल रही थी उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारी कुछ फिजिक्स के चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिए थे। और आज जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों वो प्रकाश से संबंधित रहेगी। और प्रकाश से संबंधित जितने भी जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना, बिल्कुल। और चैनल पे जो नए जुड़े हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी सर, देखिए पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, बिल्कुल देखना, मैं बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन है सर, निम्न में से प्रकाश की तरंग प्रकृति की परिघटना नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि सर प्रकाश की अगर मेनली देखा जाए तो दो प्रकृति होती है। प्रकाश की अगर देखा जाए तो सर दो प्रकृति होती है। दो प्रकृति कौन कौन सी होती है? एक होती है बेटा तरंग प्रकृति। कौन सी होती है? तरंग प्रकृति। और एक होती है कण प्रकृति। एक होती है कण प्रकृति, एक होती है तरंग प्रकृति और एक होती है कण प्रकृति। तरंग प्रकृति और प्रकृति इन दोनों के बारे में बताने वाले अलग अलग वैज्ञानिक थे, लेकिन एक वैज्ञानिक आया था डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक। डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था। सबसे पहले तरंग प्रकृति के बारे में बताने वाला एक वैज्ञानिक था हाइगेन नामक वैज्ञानिक। हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि प्रकाश जो होता है वो एक तरंग प्रकृति वाला होता है, वो बिल्कुल तरंग की दिशा में गति करता है। लेकिन उसके बाद में सर एक वैज्ञानिक आया न्यूटन नामक वैज्ञानिक। उस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि सर प्रकाश होता है वो कण प्रकृति भी होता है। प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रकाश का निर्माण होता है। लेकिन उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक। कौन आया था बेटा? डी ब्रोगली। एक वैज्ञानिक आया था, डी ब्रोगली नामक एक वैज्ञानिक आया था। और ये डी ब्रोगली नामक जो वैज्ञानिक था, इस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि सर प्रकाश जो होता है ये द्वैत प्रकृति वाला होता है। प्रकाश होता है जो कि द्वैत प्रकृति वाला होता है। और द्वैत प्रकृति के बारे में जो बताने वाला जो वैज्ञानिक था प्रकाश के बारे में, वो था बेटा डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक था। अब अगले ने क्या पूछा है, सर प्रकाश की तरंग प्रकृति परिघटना नहीं होती है, मतलब कि प्रकाश के एक कण प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति होती है। तो प्रकाश का परावर्तन की अगर मैं बात करूं, परावर्तन, विवर्तन और व्यतिकरण, ये तीनों के तीनों जो होते हैं बेटा, ये प्रकाश की कण प्रकृति वाले होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकाश की कण प्रकृति वाले होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। लेकिन आपको ये कह रहा है कि सर प्रकाश की तरंग प्रकृति की परिघटना नहीं होती। देखिए बिल्कुल, ये जो होते हैं ये कण प्रकृति होती है। कैसी होती है? ये तरंग प्रकृति होती है। कैसी होती है बेटा? ये तरंग प्रकृति होती है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और तरंग प्रकृति की जो घटना नहीं होती वो कौन सी रहेगी बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा रहेगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? डी। ये जो होती है ये तरंग प्रकृति नहीं होती, ये क्या होती है बेटा? कण प्रकृति होती है। और ये जो होती है प्रावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्णांतिक प्रावर्तन, अपवर्तन और प्रावर्तन, ये सारी की सारी जो घटना होती है सर ये किसमें आती है? ध्रुवण, विवर्तन, ये सारी की सारी जो घटना आती है किसमें आती है बेटा? प्रकाश की तरंग प्रकृति में आती है। और तरंग प्रकृति की परिघटना जो नहीं होती वो आती है कौन सी सर? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर, देखिए प्रकाश का वेग बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? प्रकाश का वेग बताने वाले वैज्ञानिक कौन है कि सर प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, यह निर्वात में कैसा होता है? मैं आपको देखो कुछ बातें बता देता हूं कि प्रकाश जो होता है इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये बताता है कि प्रकाश जो होता है ये निर्वात में भी वेग करता है। प्रकाश जो होता है ये निर्वात में भी चलता है। और निर्वात में अगर प्रकाश के वेग की बात करें, निर्वात में अगर प्रकाश के वेग की बात करें कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो मैं बता देता हूं दोस्तों 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10 के घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। दूसरी बात अगले ने ये पूछा है सर वेग के बारे में जो बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो कौन होता है? हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने जो बताया था, इसने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था। क्या बताया था? प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था कि प्रकाश जो होता है केवल और केवल तरंग प्रकृति होता है। न्यूटन जो बताया था ये प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था। रोमर की अगर मैं बात करूं तो रोमर जो होता है सर ये प्रकाश के वेग के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक था। और अगले ने पूछा यही होता है कि सर प्रकाश में जो वेग के बारे में जो बताने वाला वैज्ञानिक था दोस्तों वो कौन था? रोमर था। और ब्रोगली के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सर कह सकता हूं कि ये प्रकृति की द्वैत जो प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति होती है, इस द्वैत प्रकृति के बारे में जो बताने वाला जो वैज्ञानिक था बेटा वो कौन था? डी ब्रोगली था। कौन था? डी ब्रोगली था। दूसरी बात, प्रकाश जो होता है सर ये निर्वात में भी गति करता है।
प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गति करता है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये बिल्कुल सीधी दिशा में गति करता है। अगर प्रकाश के बारे में पूछा जाए सर प्रकाश आखिर में होता क्या है, तो प्रकाश के बारे में अपन सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं, प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके कारण अपन किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई दे रही है तो वो प्रकाश के माध्यम से दिखाई दे रही है, प्रकाश के कारण दिखाई दे रही है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से या जिसके कारण अपन किसी भी वस्तु को देख लेते हैं। और प्रकाश बिल्कुल सीधी दिशा में गति करता है। प्रकाश बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो टेढ़ा मेढ़ा चला जाएगा, प्रकाश बिल्कुल सीधी दिशा में गति करेगा। जैसे नॉर्मल सी मैं बात करूं कि मैंने अगर फोकस डाला है, मैंने हमारे जैसे घर होते हैं, मकान में देखा जाए तो सर मकान में 4-5 प्रकार के रूम होते हैं, 4-5 रूम होते हैं। अगर अपन रसोई से बैठे हमारी माताजी जो होते हैं आवाज लगाए तो हमें 4-5 सभी रूमों में चली जाएगी, 4-5 सभी रूम जहां पर हमें सभी में रूमों में चली जाएगी कि बेटा आप खाना खा लो। लेकिन माताजी अगर फोकस डालेंगे तो क्या सभी रोगों में, सभी जो रूम होते हैं सभी रूमों में फोकस थोड़ी ना चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना कि जहां प्रकाश के बीच में अवरोध पैदा हो गया वहां पर प्रकाश जो रहेगा वो रुक जाएगा। लेकिन बात इतनी होती है कि सर प्रकाश बिल्कुल सीधी दिशा में ही गति करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और निर्वात में प्रकाश का वेग जो रहेगा मेरे दोस्तों वो रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना। और इससे अगर आपको ये पूछे चाहे सिर्फ वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? सी आ जाएगा। जी सर अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निर्वात में प्रकाश का वेग, अभी मैंने बताया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो रहेगा बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड रहेगा। कितना रहेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि कणों के कंपनियों की दिशा, कंपनियों नहीं होता यहां पर रहेगी कंपन की दिशा, कणों के कंपन की दिशा अगर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो तो, ध्यान देना इसमें क्या पूछ रहा है, यदि कणों की कंपन की दिशा तरंग संचरण की दिशा लंबवत हो तो ऐसी तरंग क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य कहलाती है, अनुप्रस्थ कहलाती है, विवर्तन या फिर ध्रुवण। मैं आपको बता देता हूं कि सर अगर कणों की जो कंपन की दिशा होती है, कणों की कंपन की दिशा जो होती है तरंग संचरण की बिल्कुल दिशा के लंबवत रहे, क्या रहे? लंबवत रहे। तो लंबवत रहेगी तो सर उसे अपन बोल सकते हैं ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। और अगर यहां पर दिशा लंबवत न होकर अगर अनुदिश दे दिया था, अगर दिशा लंबवत न होकर क्या दे देता? अनुदिश दे देता, तो अनुदिश देने पर अपन बोल सकते हैं सर वो कैसी हो जाती? अनुदैर्ध्य हो जाती। कैसी हो जाती है बेटा? अनुदैर्ध्य तरंग हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात विवर्तन की अगर मैं बात करूं तो अपन कह सकते हैं कि जब भी प्रकाश की कोई भी जो मतलब की घटना होती है, प्रकाश बिल्कुल सीधी दिशा में गति करता है, लेकिन प्रकाश में अगर कोई भी बीच में अवरोध पैदा हो गया, जैसे सर ये प्रकाश यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर डाला है बिल्कुल ये सीधी दिशा में गति कर रहा है, लेकिन यहां पर अगर कोई अवरोध पैदा हो गया, कोई भी अवरोध पैदा हो गया, तो सर इसके किनारों से ये प्रकाश हल्का सा इनके किनारों से मुड़ेगा, प्रकाश इनके किनारों से हल्का सा मुड़ेगा। इस मुड़ने की क्रिया होती है, इसको बेटा विवर्तन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? विवर्तन बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, इसे विवर्तन बोला जाता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगर ध्रुवण की मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं कि प्रकाश की जो होते हैं किरणों का फैलाना ही एक प्रकार का ध्रुवण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी रहेगा। जी सर अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना का उदाहरण होता है? किसी भी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना का उदाहरण होता है? मैं आपको बता देता हूं कि सर इसमें प्रकाश की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखना जब प्रकाश की किरण इसको समझना, ये क्या होता है बेटा? यहां पर एक अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है बेटा? अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ, अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है। और अपारदर्शी जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से जब कोई सूर्य की किरणें, जब भी अपने यहां पर देखें, जब कोई प्रकाश की किरणें अगर सर इसी जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर जब सूर्य की किरणें जो होती है अगर वो डाली जाए, तो डालने पर सर ये क्या है? अपारदर्शी है। कैसा है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी है तो सर इससे टकराकर ये सूर्य की किरणें जो होती है वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कि सुनना, मैं आपको बता देता हूं कि सर ये तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है इसे बेटा आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आपतित
किरण बोलते हैं। और इस अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जो जाने वाली किरणें होती हैं इसको बेटा अपन परावर्तित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलेंगे दोस्तों? परावर्तित किरण बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना। और इनके बीच में जो ये बन रहा है ये सर क्या बन गया? अभिलंब बन गया। क्या बन गया बेटा? अभिलंब बन गया। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब दूसरी बात मैं और बता देता हूं सर, इस अभिलंब और सूर्य से आने वाली यानी कि प्रकाश की किरण जो आ रही थी आपतित किरण और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो सर यहां पर एक कोण बनता है। इस कोण को बेटा कोण आई द्वारा दर्शाया जाता है और इसे आपतन कोण बोल सकते हैं। कौन सा? इसे आपतन कोण बोलना पड़ेगा। ये आपतन कोण जो होता है जो कि सर आपतित किरण और अभिलंब के बीच का होता है, जिसे कोण आई द्वारा दर्शाया जाता है। यहां पर अगर देखा जाए तो सर अभिलंब तथा जो परावर्तित जो किरण थी इनके बीच के मध्य जो बनने वाला जो कोण होता है सर इसको कोण आर के द्वारा दर्शाया जाता है। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है तो सर इसे परावर्तन कोण बोला जाता है। कौन सा कोण बोलेंगे मेरे दोस्तों? परावर्तन कोण बोला जाता है। बिल्कुल सर सुनना। अब मेरी बात सुनना, कोई भी वस्तु, जैसे सर मैं किसी भी वस्तु को देख रहा हूं, अगर मैं कोई भी वस्तु अगर उसको देख रहा हूं तो सर उस पर अगर फोकस पड़ा और पड़ने के पश्चात उससे वस्तु जब टकराएगी और टकराकर उससे जो कोई भी किरण होती है वो टकराकर और फिर वो टकराकर वापस उसी माध्यम में आएगी, उस माध्यम में आ जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो उस माध्यम में आकर हमारी आंखों तक आएगी और आंखों तक आएगी तब हमें वो वस्तु दिखाई देगी। सुनना सर, मैं दोबारा सुनना, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, टकराकर सर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन की घटना बोला जाता है। कौन सी घटना बोलते हैं बेटा? परावर्तन की घटना। अगर आपको पूछा जाए तो सिंपल सी बात मैं बता देता हूं कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। अपारदर्शी है तो वापस उसी माध्यम में लौटना पड़ेगा और अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ से सूर्य की किरणें टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को मेरे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन की घटना कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण हमें प्रत्येक वस्तु का दिखाई देना, अगर आपको किसी भी वस्तु दिखाई दे रही है, कोई भी वस्तु अगर आपको दिखाई दे रही है तो मेरे दोस्तों वो प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण दिखाई दे रही है। अगले ने यही पूछा दिख रहा है, किसी भी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना होती है? प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? बी आ जाएगा। सुनना, इसमें दो तीन बातें और बता देता हूं, इसमें अगले क्या रखेगा देखना। प्रकाश से आने वाली आपतित किरण, प्रकाश से आने वाली आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस जाने वाली जो परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कहां होते हैं बेटा? एक ही तल पर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। एक तो ये शर्त होती है परावर्तन की, पहली शर्त तो ये होती है आने वाली आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों के तीनों कहां होते हैं बेटा? एक ही तल पर स्थित होते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं बता देता हूं कि सर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण बोले तो कोण आई बराबर कोण आर, दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ये इसकी दूसरी शर्त होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। बाकी थ्योरी की क्लास में मैं आपको इसको बड़े विस्तार से न्यूमेरिकल के साथ मेरे दोस्तों इसको समझाऊंगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर। आपतन तथा परावर्तन कोण का मान प्रकाश की कौन सी घटना के बराबर होता है? अभी तो मैंने बताया कि सर आपतन तथा परावर्तन, यानी कि आपतन तथा परावर्तन जो कोण होते हैं, आपतन तथा परावर्तन जो कोण होते हैं, ये सर किस में बराबर होते हैं? ये सर प्रकाश की परावर्तन की घटना में होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये ऐसी घटना आई थी, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण आई हो गया, यहाँ पर कोण आर हो गया। कोण आई बराबर कोण आर किसमें होता है? प्रकाश की परावर्तन की घटना में होता है। किसमें होता है? प्रकाश की परावर्तन की घटना में होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति होता है, अगर आप संपूर्ण प्रतिबिंब अगला अपने समतल दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? अगला सुनना क्या कह रहा है। अगला कोई 5 फुट का आदमी है। कितना बेटा? 5 फुट का कोई भी व्यक्ति है, बस ये ध्यान में रखना। अब अगला ये कह रहा है कि इस 5 फुट को देखने के लिए इनको आगे कितने दर्पण की आवश्यकता होगी, ये बात अगला कह रहा है। तो
तो उसको मैं आपको बता देता हूं कि सर इसको देखने के लिए केवल और केवल उसे आधे दर्पण की आवश्यकता होगी। कितने की होगी बेटा? आधे दर्पण की। अगर ये है तो सर आपके सामने अगर 2.5 फुट का भी है ना दर्पण, कितना 2.5 फुट का दर्पण है, तो 2.5 फुट के दर्पण में मेरे दोस्तों आप उस 5 फुट के दर्पण को, 5 फुट का जो भी आपके सामने कोई भी वस्तु है, इंसान है, उसको आप देख सकते हो। तो 5 फुट का है यदि कोई व्यक्ति है तो 5 फुट की 2.5 फुट कितनी हो गई? आधी हो गई। यदि कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखिए जी जी। देखिए गोलीय दर्पण को गोले का जो भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण जो होता है उसके गोले का जो भाग वह कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। बिल्कुल। मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ये, तो आप यहां से डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। परावर्तन यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है बेटा वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों को पीछे के दृश्यों को देखने की या बगल में लगा जो दर्पण होता है बेटा वो किस प्रकार का होता है? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। यानी कि इसमें यह पूछा जाता है कि वाहनों का जो पश्च दृश्य देखने के लिए, यानी कि पश्च दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगाया जाता है वो कौन सा होता है? तो पश्च दृश्य देखने के लिए आपको बता देता हूं बेटा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इस उत्तल दर्पण का उपयोग बेटा 2 जगह किया जाता है। एक तो कहां पर किया जाता है? उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है 2 जगह किया जाता है। एक तो अपन कह सकते हैं बेटा वाहनों में पश्च दृश्य, वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए ठीक है। एक होता है सर एटीएम मशीन में। किसमें होता है बेटा? एटीएम मशीन में। यहां पर सर इसका उपयोग किया जाता है। अब मेरे को 2 चीज बतानी है आपको सर। जो वाहनों के मतलब कि वाहनों के जो बगल में जो लगा हुआ जो दर्पण होता है उस दर्पण में आपने देखा होगा कि उस दर्पण में पीछे से आने वाला जो भी कोई ट्रक है, कोई भी किसी भी प्रकार का वाहन है, वो वाहन उसमें बिल्कुल आपको साफ दिखाई देता है। मतलब कि बिल्कुल आपको छोटा सा दिखाई दे जाता है, उसके अंदर वो समा जाता है। समझ रहे हो ना? तो उसमें अगर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। सुनना, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो मैं इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि सर देखना, ये बात ध्यान में रखना कि सर वाहनों के बगल में या पीछे का दृश्य देखने के लिए जो भी दर्पण का उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अब सुनना, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो इसके प्रतिबिंब के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सर अगर आपको यह पूछा जाए कि सर उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बन रहा है का प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब मैं आपको बताऊं। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब देखिए, देख रहा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब मैंने अभी कहा कि सर जैसे ये दर्पण जो लगा हुआ है ये साइड पीछे बगल की चीज देखने के लिए लगा हुआ है और बगल की चीज देख रहा है। तो दर्पण में आपने जैसे मान लो किसी ट्रक को देखा, तो ट्रक है तो घना ही बड़ा, ट्रक है तो बहुत बड़ा, लेकिन उसकी जो साइज दिखाई दे रही है वो उस ट्रक से बहुत छोटी दिखाई दे रही है ना। यानी ट्रक है तो बहुत बड़ा लेकिन उस दर्पण में उसकी जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर समा जाता है। बिल्कुल एक बात ये। दूसरी बात अपन कह सकते हैं कि सर वो जो दर्पण जो पीछे वस्तु आ रही है वो वैसी क्लियर तो दिखाई नहीं दे रही ना, हमें ये दिखाई दे रहा है कि आभास कर रहे हैं कि यार पीछे कोई दर्पण कोई भी किसी प्रकार का ट्रक आ रहा है। अपन ऐसे थोड़ी ना कि हम हाथ लगा रहे हैं उस ट्रक के कि वो आ रहा है, आभास कर रहे हैं। तो दूसरी बात अपन कह सकते हैं छोटा भी है, एक अपन कह सकते हैं बेटा आभासी भी है। बिल्कुल सर आभासी भी है। दूसरी बात अपन कह सकते हैं बेटा सीधा है। जैसे आप एटीएम मशीन की बात कर लो, एटीएम मशीन जो होती है उसके साइड में एक बगल में छोटा सा शीशा लगा होता है, छोटा सा दर्पण लगा होता है। जैसे आप एटीएम मशीन में जाकर एटीएम घुसाते हो तो उसके वहां पर देखा करो आपको यहां तक उस छोटे से एक छोटा सा आता है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं आता, बहुत छोटा होता है। उस छोटे से में आप पूरे के पूरे समा जाते हो। आप हो कितने बड़े लेकिन उसके अंदर आपका दर्पण, आपका प्रतिबिंब जो होता है वो समा जाता है, आभासी दिखाई देता है। मतलब आप उसमें धुंधले धुंधले दिखाई देते हो लेकिन आप दिखाई देते हो और बिल्कुल सीधे दिखाई देते हो। सीधे का मतलब ये होता है कि सर आपकी मतलब कि जिस तरफ आपका राइट हाथ है उसमें देखोगे तो आपको राइट हाथ उधर ही दिखाई देगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बढ़ता है उत्तल दर्पण का, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा वस्तु से छोटा बढ़ता है, वस्तु से छोटा बढ़ता है।
दूसरा मैं बता देता हूं आभासी बनता है, और तीसरा मैं आपको बता देता हूं बेटा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, और एक अपन कह सकते हैं बेटा सीधा बनेगा। लेकिन इसी प्रकार अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो सर वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। उत्तल दर्पण के बारे में अपन अलग से लेकर आएंगे सारी बातें। तो इसका अगर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? उत्तल दर्पण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल देखिए। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अभी मैंने बताया कि सर उत्तल दर्पण, अभी मैंने बताया एक तो उत्तल दर्पण बताया। अब देखते हैं अपन बेटा अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। ये तो क्या हो गया? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमने अभी कैसा बताया था बेटा? वस्तु से छोटा बताया था। कैसा बताया था? वस्तु से छोटा बताया था, वस्तु से छोटा बताया था, ठीक है। दूसरा आभासी भी बताया था, और तीसरा हमने सीधा बताया था। कैसा बताया था? सीधा बताया था। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं सर कौन से दर्पण की? अवतल दर्पण की। कौन से की मेरे दोस्तों? अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बढ़ता है ये वस्तु से छोटा बढ़ता है, तो वो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। वो आभासी बनता है, तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ये सीधा बनता है, तो ये कैसा बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, ये दर्पण अगर अवतल दर्पण है तो यहां पर लेंस कौन सा आ जाएगा? उत्तल लेंस। यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का जो होता है एक सम्मान बनता है, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस का मेरे दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है वो एक सम्मान बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इसमें क्या रहा है? वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। बाकी अपन इसमें थ्योरी की क्लास लेकर आएंगे। एक बार मैं एमसीक्यू ही लेकर आया हूं, तो इसमें थ्योरी की क्लास लेकर आएंगे जिसमें अपन उत्तल अवतल को बहुत अच्छे से और शानदार तरीके से समझेंगे। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर करना। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।